नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो मेहमान हैं वो मध्य प्रदेश के यंगेस्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि विधायक, उसमें वो शामिल है। बहुत ही एनर्जेटिक हैं और स्वाभाविक है, क्योंकि 30 साल से 1-2 साल ही ऊपर गए हैं वो। 33 के आसपास उनकी उम्र है और इस उम्र में जाहिर है जोश होता है, लेकिन उनके भीतर इसलिए नहीं है कि वो युवा हैं इसलिए जोश है। एक कारण ये भी है कि वो राजनीति उनकी लेगेसी रही है। वो जिस परिवार से हैं वो परिवार राज परिवार भी कहा जाता है। एक रियासत जो मध्य प्रदेश की हरदा के पास रही है, मकड़ई, उस रियासत से उनका ताल्लुक़ है। और एक राजवंश की परंपरा भी उनके भीतर चलती है। हालांकि वो ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं और परिवार में भी दो धाराएं हैं, एक कांग्रेस की तरफ जाती है, एक बीजेपी की तरफ जाती है। और आपको जानकर अच्छा भी लगेगा और आप चौंकेंगे भी, और हो सकता है आपकी मिक्स्ड रिएक्शन हो कि उन्होंने संघ के प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष दीक्षित भी वो रहे हैं, लेकिन वो हैं कांग्रेस में, विधायक वो कांग्रेस के हैं। मुलाकात करिए। अभिजीत शाह मेरे साथ हैं, जो टिमरनी का हरदा के पास जो है उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। बहुत स्वागत करता हूं अभिजीत आपका। धन्यवाद। बड़ी एनर्जी है आपके भीतर, वो हमने महसूस की, और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जैसा आपसे बात हो रही थी। इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में हमें बताइए कि स्कूलिंग, कॉलेज और घर में एक राजनीतिक परिवार तो था। आपके पिताजी अजय जी भी, उन्होंने भी चुना राजनीति को, लोकसभा चुनाव उन्होंने, हाँ, लड़ा उन्होंने, लेकिन ठीक है, बहुत सरल और बहुत ही उनकी जो इमेज है, बहुत ही बेहतरीन इंसान की इमेज है, अच्छी बात है। कैसे अपने बचपन को देखते हैं, थोड़ा सा ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिए। देखिए, मेरे फादर जो थे वो कैनरा बैंक में थे और वो एक ट्रांसफरेबल जॉब में थे। तो जहाँ जहाँ उनका तबादला हुआ वहाँ वहाँ मेरा एजुकेशन हुआ, पर ज़्यादातर हाँ नागपुर से हुआ है। नागपुर से हुआ। तो उस दौरान जब घर में आप देखते थे कि पहले आपकी डेट ऑफ बर्थ तो 80 के बाद की है, 90 के बाद की है, 90 के बाद की तब तो बीजेपी वजूद में आ चुकी थी, क्योंकि 80 के पहले जनसंघ था। तो नारा तो एक ही था, कमल का फूल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो इसी दौरान संघ की तरफ जाने का रुझान, ये आपका निर्णय था या घर में किसी ने कहा कि संघ में जाओ? नहीं नहीं, ये बात है नागपुर की। जब मैं वहाँ अपने स्कूल में पढ़ रहा था तब हालांकि आप देखेंगे जो संघ का मुख्यालय है वो नागपुर ही है, लेकिन वहाँ तृतीय वर्ग होता है। लेकिन उसके बाद में अकोला है, वहाँ पर हम लोग, मेरे जो दोस्त थे वो जाया करते थे, शाखाओं में भी जाते थे। और आपने कहा प्रथम और द्वितीय, द्वितीय नहीं, प्रथम और प्राथमिक, जो एक 7 दिवसीय होता है और एक 20 दिवसीय होता है, वो मेरा किया हुआ है जी। तो मैं उन लोगों के साथ, दोस्तों के साथ वहाँ जाया करता था। और अभी भी मैं ऐसा क्रेज नहीं करता हूँ, मैं अभी भी संघ के कार्यक्रम में चला जाता हूँ। संघ के कार्यक्रमों में चले जाते हैं आप? बिल्कुल, मैं चला जाता हूँ। तो संघ से कहीं कुछ उनकी कुछ बातें, कुछ चीज़ें आपको सब अच्छा लगता है, या कहीं लगता है कि कुछ ऐसा भी है जो आपको क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाता है संघ को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं चुनाव जीता था तो मेरा विधानसभा में इंटरव्यू हुआ था और मैंने वहाँ बड़े खुले मंच से कहा था कि मैं संघ की तर्ज पर चुनाव लड़के आया हूँ, क्योंकि टिमरनी जो सीट है वो लगभग 26-27 सालों से बीजेपी के पास ही रही है। और लाडली बहना की इस लहर में भी वहाँ से अगर कांग्रेस सीट निकल के आई है तो ये एक सोचने का विषय है, मैनेजमेंट का विषय है। तो संघ का डिसिप्लिन और मैनेजमेंट, इससे सीखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आपने अपने चाचा जी को ही हराया वहाँ? हाँ, मेरे जो पिताजी थे, उनके जो चौथे नंबर के भाई थे संजय शाह जी, उन्हीं के अगेंस्ट मैं पिछली बार भी चुनाव लड़ा था। अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जीत पाया, पिछली बार शायद मैं 2000 वोटों से हार गया था। मेहनत करी, अभी भी कर रहे हैं और इस बार जीत गया। तो ये संघ की तरह चुनाव लड़ा, व्हाट डज इट मीन्स? संघ की तर्ज पे, मतलब डिसिप्लिन के साथ में और पन्ना प्रभारी बनाने के बाद। तो सिराली में आप देखेंगे कि वोटर लिस्ट में आप जब देखेंगे तो उसमें 30 नाम होते हैं और चेहरे होते हैं। उसमें से ही एक व्यक्ति हमारा होगा और उसकी जवाबदारी ये होगी कि इन्हीं का वोट आपको डलवाना है। पर उससे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैंने 4 कलर्स का यूज़ किया था। ब्लैक कलर जो था वो ये था, बताता था कि भैया ये डेड है या फिर ये जा चुका है, यहाँ से शादियों की जा चुकी है वो वोटर।
ग्रीन जो था वो ये था कि ये ढुलमुल वोट है, कहाँ जलेगा पता नहीं है। रेड जो था वो बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि ये बीजेपी का कट्टर वोट है, और ब्लू जो था वो हमारा कांग्रेस के वोटर्स थे। तो जब वोट डलता है उस समय जो युवा हमारे साथी होते हैं उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे और निवेदन भी था उनसे कि भैया आपको अपने जो ब्लू वोट से सबसे पहले वो डलवा लीजिए, और ओवर द टाइम जो ग्रीन हमने मार्किंग करी है, जो ढुलमुल वोट है, मतलब माना जाता है कि 33% वोट कांग्रेस का फिक्स है, 33% बीजेपी का फिक्स है, बाकी का वोट जो होता है फ्लोटिंग होता है, जिस तरफ गिर जाएगा वही जीतता है। वही तो चीज़ वो है। फ्लोटिंग वोट में पता करिए कि हमारी तरफ कौन रुझान रखता है, उसका वोट भी डलवाइए। तो आखिरी में जंग यही होती है कि जिसने अपने ज़्यादा वोट डलवा लिए वो जीत जाता है। तो ये पन्ना प्रभारी वाला कॉन्सेप्ट था, ये संघ का ही कॉन्सेप्ट है। बीजेपी भी उन्हीं की मेहनत की खा रही है। तो चूंकि आपने प्रथम वर्ष और प्राथमिक दोनों की तरफ आपने थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग लिया है, तो किसी संघ के व्यक्ति ने मदद भी की क्या आपकी? देखिए संघ कभी नहीं कहता, मुझे कभी नहीं कहा कि, आपने पब्लिकली भी देखा होगा, संघ कभी नहीं कहता कि भाजपा को वोट दो, है ना। अगर ऐसा कोई मौका आया हो तो आप मुझे बताइए, कभी नहीं कहा उन्होंने, नेवर। है ना। तो अब संघ के व्यक्ति की व्यक्तिगत विचारधारा भी हो सकती है कि वो किसको पसंद करना चाहता है। वो तो यही कहते हैं ना कि भैया जो हमारी राष्ट्र की बात करे उसके साथ हम देंगे। तो हाँ, ऐसे कुछ लोग थे जिन्होंने मेरा साथ दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्वाइट। मतलब मेरा कहना ये है कि सभी लोगों ने साथ दिया होगा, चाहे वो संघ का रहा हो, चाहे वो गोंडवाना का रहा हो, क्योंकि हमारा गोंडवाना भी है, जेएस भी है, हमारे यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी के भी कुछ लोग हैं वहाँ पर। तो सभी लोगों ने जब साथ दिया होगा तभी मैं इस भाजपा की लहर में जीत के आया। पिछली बार जब आप 2000 से चूक गए थे, क्या सबक सीखा था? देखिए मेरा एक मानना है, मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे और मेरे जो काका श्री हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आप सफल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं आपकी मेहनत में कमी है। बहुत मेहनत करी फिर भी सफल नहीं हो पाया था पिछली बार, तो और मेहनत करी, इस बार सफल हो गए। अब अगली बार सफल होने के लिए इससे ज़्यादा और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सेकंड इलेक्शन हमेशा और ज़्यादा कठिन होता है। अगर मान लीजिए एक सवाल है, ऐसे ही हाइपोथेटिकल है, अगर आगे जाकर आपको बीजेपी से टिकट ऑफर होता है तो देखिए क्या होता है, विचार मजबूत रहेगा या अवसर महत्वपूर्ण रहेगा? नहीं नहीं, विचार ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मेरा तो पूरा खानदान ही भाजपा में रहा है। मेरे जो ग्रैंडफादर थे युवराज देवी शाह जी, वो जनसंघ से जुड़े हुए थे। जब भाजपा भी नहीं थी तब वो दीपक और बत्ती चुनाव चिन्ह हुआ करता था। तो मैं उस खानदान से आता हूँ। उसके बाद भी मेरे पिताजी और हमने कांग्रेस की विचारधारा को ही चुना, और आज भी हम उसी में हैं। पिताजी अब नहीं है, लेकिन उनके दिखाए मार्ग को हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। कांग्रेस का विचार जाहिर है, जैसा आप हमें बता रहे हैं कि परंपरा से आपका परिवार इंक्लाइन होता है बीजेपी और बीजेपी के पहले जनसंघ की तरफ। तो कांग्रेस में क्या भिन्न लगा आपको या क्या अच्छा लगा जिसकी वजह से आपने इतना सब कुछ जो परिवार में रहा, और एक आसान रास्ता भी मैं हो सकता है संजय जी की जगह आपको टिकट मिल सकता था बीजेपी से, और हो सकता है आप अच्छे और ज़्यादा अच्छे से जीत के आते। एक रास्ता भी हो जाता है कि एक और युवा विधायक विजय शाह जी के बाद, जो मेरे ख्याल से वो 7 बार के विधायक हैं, 8 बार के होंगे। 8 बार के होंगे, तो एक और हमें बंदा मिल गया है जो इसी तरह लगातार धड़ाधड़ जीतता जाएगा टिमनी से। क्या क्या अच्छा लगा आपको? देखिए कांग्रेस की विचारधारा जो होती है वो सेंटर विचारधारा है। एक लेफ्ट विंग होती है, एक राइट विंग होती है, और एक दोनों का मिला जुला रूप होता है जो हमारे देश की विचारधारा भी है। और दूसरा, कांग्रेस, मुझे बड़े गर्व से कहता हूँ कि कांग्रेस का योगदान हमारे देश की आज़ादी में रहा है। अगर देश आज़ाद ही ना होता तो आज आपके और मेरे गले में शायद एक अंग्रेज का पट्टा होता और आज भी गुलामी कर रहे होते। तो कांग्रेस वो पार्टी है जो अपने से पहले राष्ट्र को रखती है। आज प्रोपोगंडा कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांग्रेस वो विचारधारा है, वो पार्टी है जो अपने से पहले राष्ट्र को रखती है। आप नाम भी देखेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्र पहले है, कांग्रेस बाद में है। तो वही विचारधारा मेरी है कि नेशन फर्स्ट, आपने कहा भी। आप भी बड़े बीच में खड़े हुए हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ बीजेपी है, आप बिल्कुल बीच में खड़े हुए हैं। एक कदम बढ़ा तो बीजेपी, एक कदम बढ़ा तो कांग्रेस। इज इट ट्रू सर? नहीं नहीं, देखिए मैं जिस पार्टी में था, जहाँ से मैंने शुरुआत की, राजनीतिक शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कांग्रेस, मैंने कहा कि वो विचारधारा है जो राष्ट्र को पहले रखती है। और कांग्रेस के अंदर अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो 2 तरह की विचारधारा रही थी, एक थी नरम दल और एक थी गरम दल। नरम दल के अंदर हमारे महात्मा गांधी साहब जो थे, हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, वो थे, नेहरू जी थे, और गरम दल के अंदर सुभाष चंद्र जी बोस भी थे। मेरी विचारधारा थोड़ी गरम दल की तरफ ज़्यादा है ना। लेकिन कांग्रेस, मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस देश की जो पहचान है, जो उसकी विचारधारा है, वही कांग्रेस की विचारधारा है।
और मैं उससे जुड़ा हुआ हूँ और मैं बड़े गर्व से साथ कहता हूँ कि भैया मैं उस पार्टी का सदस्य हूँ जिसने इस देश की इस देश की आज़ादी में बलिदान दिया। पापा को जब आप याद करते हैं तो दुविधा उनके मन में भी कभी देखी आपने कि कांग्रेस की राह में चलने में, क्योंकि धीरे धीरे आपकी जनरेशन जो है, उस जनरेशन की मैं बात करूं तो तब आप बहुत छोटे होंगे बमुश्किल, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई तब बमुश्किल आपकी उम्र 10 साल रही होगी, 8 साल रही होगी। लेकिन उसके बाद से जो पीढ़ी है जिसकी उम्र 20 साल है, 22 साल है, उसने कांग्रेस की सरकार देखी नहीं। तो इतनी तकलीफ़ों के बीच में कभी अजय जी के मन में आपने डायलेमा देखा कि सच बात है अभिजीत, गलती की मैंने, तुम भी मत करना, कभी कभी डायलेमा, कोई दुविधा नहीं थी उनके मन में? देखिए मेरे पिताजी जो थे वो बहुत ही अलग किस्म के इंसान थे। उन्होंने कभी भी पैसे को, पावर को महत्व नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ही अपने आप को की जो मेहनत होती है उस पे ही काम करना, उस पे विश्वास किया। आज आप देखेंगे मकड़ाई एक परिवार था जिसकी जो आज़ादी से पहले एक रियासत भी रही है, लेकिन उसके बाद भी होने के बाद ज़मीनें भी थीं, स्कूल भी है, गार्डन भी है, फैक्ट्री भी है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या चुना? उन्होंने बैंक की एक नौकरी चुनी। अब बैंक की नौकरी आप सोच सकते हैं कि क्यों चुनी? क्योंकि उनका ये था कि मुझे जो करना है वो खुद करना है। मेरे जो पुरखों का जो आशीर्वाद है, जो उनकी लेगेसी है, वो अलग विषय है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? और मैं भी उसी पे विश्वास करता हूँ कि देखिए हमारे जो पुरखे हैं उनका कुछ अच्छे काम रहे होंगे, क्योंकि राजतंत्र खत्म होने के बाद आज लोकतंत्र में अगर लोग हमको उस नाम से वोट दे रहे हैं तो हमारे पुरखों ने कुछ अच्छा काम किया होगा। लेकिन अब उस लेगेसी को हम आगे कैसे बढ़ाएं? अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो मेरी आने वाली जनरेशन को गालियां पड़ेंगी, लेकिन मैं अगर अच्छा काम करूंगा तो लोग वाहवाह ही देंगे उनको। तो मेरा हमेशा यही रहता है कुछ करने से पहले कि अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने पुरखों के बारे में सोचिए, अपने पिता की मेहनत के बारे में सोचिए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जनता की सेवा या फिर अच्छा काम करते हुए बिताई है। तो अगर मेरा एक कदम कुछ ऐसा हो सकता है जिससे सब कुछ खराब हो सकता है, तो कुछ भी काम करने से पहले बहुत सोचना पड़ता है। आप जिस परिवार से आते हैं वो एक राजतंत्र से जुड़ा परिवार है, तो वो ठसक कहा जाता है कि रहती है, इनहेरेंट होती है, वो आप लेके कैरी करके चलते हो। आपकी, मैं उस फैमिली से हूँ, मैं उस परिवार से हूँ। आपके मन में ये रही या आपके पिताजी ने एक सर्विस क्लास लाइफ को चुना तो आप उससे काफ़ी दूर चले गए कि मकड़ई में जो आपकी रिस्पेक्ट होती है अभी भी, कि देखकर एक ट्रेडिशनली लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं कि भैया उस परिवार से हैं, तो क्या आप इससे काफ़ी अलग हुए या आपको लगा कि कभी कभी दिमाग में ये बात आ जाती थी? नहीं, देखिए रिस्पेक्ट आदमी तभी करेगा जब आप अच्छा काम करेंगे। रिस्पेक्ट दिखाने के लिए दो तरीक़ों से होती है। एक, लोग डर के आपको रिस्पेक्ट देते हैं और दूसरा आपको प्रेम से, आपके अच्छे कर्मों की वजह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं। अब रियासत तो है नहीं कि किसी कोई डर हो। आज जैसे हम सब स्वतंत्र भारत के एक नागरिक हैं, मेरा भी एक वोट है और बाकियों का भी एक ही वोट है। तो जो रियासतें थीं वो 71 के बाद विशेषाधिकार खत्म हो गया, 47 से पहले रियासतें भारत देश में मर्ज हो चुकी हैं। जैसा कि आपने बताया, मैंने भी आपको कहा था कि मेरा जो परिवार है वो रियासत उसकी ज़रूर रही है हमारे परिवार की, लेकिन एक ऐसी रियासत रही है जिसने इस देश के निर्माण के लिए अपना राजकोष भी, मतलब देखिए ज़मीनें सभी रियासतों की गई थी, फ़ौजें सभी की विलीन कर ली गई थी, ज़मीनें भी चली गई थी, लेकिन जो राजकोष था 95% रियासतों ने अपने पास रख लिया था। जैसे कि आज स्टेट ट्रेजरी होता है, आज मध्य प्रदेश सरकार है, उसका खुद का एक बजट है, वैसे ही रियासतों का खुद का बजट होता था। लेकिन मकड़ाई उन चुनिंदा रियासतों में, 2-3 रियासतों में से ही एक थी जिसने अपना राजकोष भी इस देश के निर्माण के लिए मतलब भारत माता के निर्माण के लिए, भारत माता के लिए समर्पित कर दिया था। तो मुझे उस चीज़ का गर्व है कि मेरे पुरखों ने कभी वो गुमान नहीं पाला, पैसों से कभी प्यार नहीं किया, राष्ट्र को ही पहले रखा। तो मैं उस परिवार से आता हूँ तो मुझे भी राष्ट्र को ही पहले रखना है। और रही बात जो आप मूँछों की आप बात कर रहे थे, राजनीति मूँछों के साथ नहीं हो सकती है, गुरूर के साथ नहीं हो सकती है। यहाँ आपको डाउन टू अर्थ होकर ही लोगों से मिलना होता है और उनके काम करने होते हैं। ये एक गलत धारणा है कि अगर आप किसी राज परिवार से हैं, जो राज परिवार तो होते नहीं, लेकिन एक विशेष परिवार से हैं, तो आपके अंदर ठसक होगी। अगर आप विनम्र रहेंगे तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपकी इज्जत करेंगे, और आप गुरूर में रहेंगे तो कहीं एक कोने में शायद आपका अंत होगा, वहीं आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। आप जिस ट्रेडिशन से आते हैं, इस आदिवासी राजवंश से आते हैं, उसको क्या हम कहते हैं, गौंड राजवंश,
कहाँ कहाँ डोमिनेशन है इसका? अगर मध्य प्रदेश के मैं नेबरिंग बैतूल, इधर बालाघाट, किस किस एरिया में और कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे आप इसका इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, अगर आप देखें आदिवासियों की हम बात करते हैं, तो आदिवासियों में सबसे ज़्यादा कहीं जनसंख्या है तो मध्य प्रदेश में है। और अगर हम डोमिनेशन की बात करें तो बैतूल हो, चाहे गढ़मंडला हो, चाहे आपका जबलपुर हो, छिंदवाड़ा हो, हमारा हरदा ज़िला हो, खंडवा के आसपास के क्षेत्र हो, हर जगह ही यहाँ पर आदिवासियों की संख्या बहुतायत में है। और आप देखेंगे नागपुर तक, मतलब एक ज़माने में गोंडवाना लैंड भी कहलाता था ये हमारा नागपुर से लेके जो इलाका है। तो आदिवासी, मुझे देखिए, मुझे आप पूछेंगे कि आपको किस चीज़ पे गर्व है, तो मुझे इस चीज़ पे गर्व नहीं है कि मैं एक अच्छे परिवार से आता हूँ, पर मुझे इस चीज़ पे गर्व है कि मैं एक आदिवासी रियासत थी और आदिवासी परिवार था, तो मैं एक आदिवासियों से मुझे बहुत गर्व है। और मैं मेरे पिताजी ने भी समाज सेवा करते हुए ही अपना प्राण दिए थे। आपने देखा था कि शायद आखिरी के 2 महीना वो अस्पताल में रहे, उससे पहले उन्हें 5 साल से कैंसर था, लेकिन वो उनको हड्डी का कैंसर था। और एक बार वो ट्रैवल कर रहे थे, उन्होंने सीट बेल्ट लगाया था। बोन कैंसर में कोई भी हड्डी आपकी भी टूट सकती है, तो सीट बेल्ट से ही उनकी ये कॉलर बोन चिटक गई थी। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा होगा, एक वो बेल्ट बांध के, कहीं हड्डी ना टूट जाए मेरी, सपोर्टिंग बेल्ट बांध के वो सामाजिक कार्यक्रमों में जाया करते थे, चाहे वो गोंडवाना का हो, चाहे वो जयस का हो, चाहे वो हमारे समाज का हो, वो उस मीटिंगों में जाया करते थे। 2 महीने आखिरी में नहीं जा पाए कि फिर वो एकदम ही हॉस्पिटलाइज हो गए थे। तो उन्होंने पूरा प्रयास किया समाज को देने का, और मेरा भी ये रहेगा कि मैं मेरे क्षेत्र के लिए, मेरे समाज के लिए कुछ कर पाऊँ। मैं बहुत विनम्रता से ट्रिब्यूट पे करता हूँ अजय जी को। एक बेमिसाल इंसान, बहुत विनम्र, बहुत हम्बल, हर चीज़ सुनने के लिए तैयार, और जो जज्बा आपने बताया, कमांडेबल सर, कमाल है। ये चीज़ें हमें पता नहीं चलती। हम राजनीति का कई बार जो सो कॉल्ड एक सेल्फ सेंटर्ड, या कई बार माफ़ कीजिएगा क्रूअल एक फेज भी कुछ लोग कहते हैं, वही उसी में अटक के रह जाते हैं। लेकिन नहीं है, राजनीति ऐसी नहीं है। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। पापा से जब भी कभी बात होती थी तो राजनीति में जब आने का डिसीजन था, तो ये कंसेंट थी उनकी कि जाओ? नहीं, क्योंकि देखिए, बात तो वही थी कि उसी विधानसभा से लड़ना है जहाँ उनके ही सगे भाई और मेरे काकाश्री थे। तो पहले उसमें तो उनका मन नहीं था कि हम इलेक्शन फाइट करें, लेकिन ओवर द टाइम जब देखा उन्होंने कि देखिए, मेरे जो काकाश्री थे, फर्स्ट टाइम वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत के आए थे। उनको भाजपा ने टिकट नहीं दिया था, और निर्दलीय पतंग चुनाव चिन्ह था। मैं तो बहुत छोटा था, हमने उसमें प्रचार किया था। बहुत छोटा था मैं, कितना प्रचार कर पाया मुझे याद नहीं, पर हाँ, जाता ज़रूर था मैं उनके प्रचार के लिए। तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत थी, और जिस परिवार से मैं आता हूँ वहाँ की तो मतलब लोगों की विशेष अपेक्षाएं रहती है कि ये, अगर मेरा कुछ भी काम नहीं हो रहा है, पुलिस वाले नहीं सुन रहे हैं, तहसीलदार नहीं सुन रहा है, मेरे आधार कार्ड नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले हमारे यहाँ ही पे आते हैं वो। तो एक्सपेक्टेशन बहुत थी। पिताजी ने भी वोट उनके लिए मांगा, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाई। जब नहीं हो पाई तो अल्टीमेटली फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चाहते हो चुनाव लड़ना, मैं चाहता हूँ, पर आपके अगेंस्ट जाके नहीं। अगर आप इजाज़त देंगे तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा। उनकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि देखो, राजनीति में आने के बाद लोग का बिहेवियर बदल जाता है, उनका व्यक्तित्व बदल जाता है। अगर मुझे नहीं पता कि तुम जीतोगे या हारोगे, लेकिन अगर तुम जीतते हो तो तुमको जिस तरीके से मैंने जीवन जिया है उसी तरीके से जीवन जीना होगा, और ऐसा कोई काम नहीं करना होगा जिसकी वजह से तुम मुझे या हमारे जो पुरखे हैं उनको नीचा देखना पड़े। अगर मैं तुम्हारे लिए प्रचार करूंगा तो मैं रहूं ना रहूं, क्योंकि कैंसर हो चुका था, मैं रहूं ना रहूं, पर अगर मैं नहीं रहा तो मैं ऊपर से तुम्हें देखूंगा कि तुमने किस ईमानदारी के साथ काम किया। क्या बात है। और आज भी मैं कुछ काम करने जाता हूँ। ऐसा नहीं है, राजनीति में होने के बाद में बहुत से आपको ऑफर्स मिलते हैं, बहुत से चीज़ें यहाँ होती हैं, पर मैं हमेशा याद रखता हूँ कि मेरे पिताजी ने अपने जीवन का आखिरी समय मेरे चुनाव में प्रचार करते हुए बिताया था। जब आखिरी समय आता है, जो कि डॉक्टर ने बता दिया था, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, आपके पास ज़्यादा समय है नहीं, मैंने उन्हें कहा था कि आप इलेक्शन मत जाइए, लेकिन उसके बाद भी उनके 90 कीमो हुए। आप सोचिए, लोग 5-6 कीमो में हार मान जाते हैं, उनके 5 साल के पीरियड में 90 कीमो हुए थे, और नसें सिकुड़ चुकी थी। तो एक कीमो पोर्ट होता है, यहाँ पर वो डाल के मतलब हार्ट तक 1.5 फीट अंदर तक वो जाता है, हार्ट तक, यहाँ तक जाता है, तो उसके थ्रू उनका कीमो हुआ करता था। चुनाव प्रचार के दौरान मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो प्रचार पे निकले। मेरा ये कहना था कि आप घर बैठिए, आपसे मुझे बताइए, आप आराम करिए। लेकिन वो फिर भी मुझे डांटने के बाद
प्रचार पर निकलते थे और एक प्रचार के दौरान उनका कीमो पोर्ट बाहर निकल आया था। हो। जब डॉक्टर को वीडियो कॉल करके बताया गया, चितलकर सर जो थे इंदौर में, डॉक्टर चितलकर, उनके डॉक्टर थे, उन्होंने कहा शाह साहब अर्जेंटली आइए, ये तो पूरा ऑपरेशन निकालना पड़ेगा। उन्होंने बोला नहीं। उन्होंने एक प्रचार के दौरान अपनी गाड़ी रुकवाई एक मेडिकल स्टोर पे, वहाँ से बीटाडिन बुलवाया, उस नली को हाथ से पकड़े पूरा खींच के बाहर निकाला और बीटाडिन लगा के उन्होंने दिन भर प्रचार किया। तो उन्होंने अपना जो जीवन था, आखिरी का समय जो था, वो मुझे इस आज में जो कुछ भी हूँ उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अब वो नहीं है मेरे साथ में, इस चीज़ की कमी रहेगी कि ज़िंदगी भर उनसे ही हमने मतलब हमारे तो पॉकेट मनी भी उनसे ही ली जाती थी, तो ज़िंदगी भर उन्होंने मेरे लिए किया। जब मेरा मौका आया कुछ करने के लिए, मैं कर नहीं पाया। तो अब मैं यही कर सकता हूँ कि वो है नहीं, कि कोई भी बड़ा बुजुर्ग हो उसका सम्मान तो मैं खैर करता ही हूँ, लेकिन अब मैं यही मेरे पास है कि अगर वो ऊपर से देख रहे हैं जो वो कहते थे, तो उन्हें गर्व हो कि हाँ वाह, मैंने मेरे बेटे को विधायक बनाया, उसने अच्छा काम किया। मैं मेरी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह का लगभग 80% मैं डोनेट करता हूँ। धार्मिक कार्यों में भी करता हूँ, सामाजिक कार्यों में भी करता हूँ, और किसी गरीब के पास में अगर कुछ पैसा नहीं होता है, खासतौर पे कभी कभी मेरे पास लोग आते हैं कि मेरे को बाबा कैंसर है या मेरे पिताजी को कैंसर है, तो मुझे वही मंजर याद आता है जब, क्योंकि जिसके परिवार में कैंसर होता है, जिसके परिवार में बीमारी होती है, वही उससे सफ़र कर पाता है, वही समझ सकता है। तो मैं मेरी जो तनख्वाह है उसका ऑलमोस्ट 80%, कभी कभी 90% मैं डोनेट ही करता हूँ। स्पीचलेस पापा के बारे में सुन के। एक पिता ही होता है, और जैसा आपने बताया वो मंजर कि बीटाडिन लगाई और वो जो चीज़ ऑपरेशन से निकलनी थी उसको वहाँ हाथ से से खींच के निकाला, ये आप कल्पना नहीं कर सकते। अभी हमने पितृपक्ष मनाया है और अब नवरात्रि में हम लोग हैं। माता पिता बेमिसाल है, और भारत इस मामले में एक अद्भुत देश है। जो भी आपके पास ये अमूल्य खजाना है पेरेंट्स का, ख़ासतौर से पिता के लिए, जिसके लिए मेरा बेटा भी कहता है कि पापा एक ऐसे अमूल्य धरोहर हैं जो दुनिया से जाने के बाद और समझ में आते हैं। जब तक वो रहते हैं हम डिबेट्स करते हैं, उनकी वैल्यूज़ पर सवाल उठाते हैं, लड़ते हैं उनसे, कंजूस हो, पैसे नहीं देते, ये खर्च करते तो मैं यहाँ चला जाता, लेकिन नहीं, पापा वही है हीरो। निकाला उन्होंने खींच के, बेटे के लिए ये करना है। कमाल है सर, कमाल है, कमाल है, कमाल है। राजनीति आपने चुन ली है, अब जाहिर है आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक तरफ राजनीति का, माफ़ कीजिएगा, एक बड़ा ग्लैमरस फेज भी आपके परिवार में रहा विजय शाह जी का। लगातार जीतना, कैबिनेट मंत्री, फिर उनका स्टाइल भी थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे इंसान हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने में तकलीफ़ होती है। एक टिप्पणी कई बार आप क्या कहना चाहते हैं, क्या इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें अंतर होता है, लेकिन कई बार धारा ऐसी हो जाती है कि आप सही होते हुए भी गलत समझ लिए जाते हैं, और कई बार गलती करते चले जाते हैं लेकिन तब भी सही माने जाते रहे हैं आप। राजनीति में ये खूब होता है। तो इस ग्लैमर से आपने और पापा ने आपके कैसे अपने को बचाया? देखिए, मेरे लिए या पिताजी के लिए या हमारे परिवार में किसी के लिए भी राजनीति ग्लैमर का जरिया नहीं है। राजनीति हमारे लिए जनसेवा का जरिया है। बहुत से लोग राजनीति में आते हैं क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें पावर चाहिए, उनको चाहिए कि लोग हमारे आसपास रहें। और मेरा जो परिवार है, हमारा जो परिवार है, उसमें हमारी मजबूरी है कि हमें राजनीति में आना ही होगा, क्योंकि लोगों की अपेक्षाएं बहुत हैं। जैसा कि मैंने बताया कि अगर मान लीजिए किसी को इलाज के लिए पैसे चाहिए, वो बड़ी अपेक्षा लेके हमारे द्वार तक आता है, घर तक आता है कि भैया कोई नहीं, मेरा काम यहाँ होगा। तहसीलदार नहीं सुनता है, पुलिस थाना वाले टीआई साहब नहीं सुनते हैं, तो वो मेरे पास या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के पास बहुत उम्मीदें लेके जाता है। जब थक हार के सब हार जाता है, उसके बाद वो हमारे यहाँ पे आता है। अगर हमारे पास ही राजनीतिक ताकत नहीं होगी या ऐसा क्षमता नहीं होगी हम किसी का काम कर सकें, तो हमें भी आखिरी में हाथ जोड़ के बड़े शर्म के साथ आंखें झुका के बोलना पड़ेगा कि मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि वो हाथ जोड़ के हम उसको मना करें, कि हम हाथ जोड़कर उसका काम करने का प्रयास करें। काम तभी हो पाएंगे जब आप सत्ता में होंगे या आप किसी पद पे होंगे। तो पद हासिल करना हमारे परिवार के किसी भी सदस्य का, चाहे मेरे खिलाफ चुनाव लड़े हमारे संजय शाह जी हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं उन्हें गलत नहीं कहूँगा। मैंने कहा कि काका भतीजे जंग नहीं था, हमारी विचारधाराओं की जंग थी। तो हमारे परिवार का कोई भी सदस्य होगा, वो राजनीति में सिर्फ इसलिए होता है कि भैया देखिए कोई अगर हमारे द्वार आता है तो उसकी मदद कर सके।
ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, एक नेचुरल कॉन्फ्लिक्ट था चुनाव का, कि चाचा और भतीजे की जंग थी, तो इसमें कुछ मतलब कुछ स्थायी भाव भी पैदा हो जाता है राइवलरी का। संजय जी के मन में, संजय शाह जी के मन में कि भतीजे ने हरा दिया, उम्र में छोटा है, नहीं लड़ना था उसको। ये सारी चीज़ें कई बार ऑब्वियस होती हैं, ये सब बहुत स्वाभाविक होता है। एक कड़वाहट पैदा हो जाती है परिवार में, एक कड़वाहट, रिफ्ट आ जाती है। ऐसा हुआ आपके साथ भी? देखिए, मेरे पिताजी के ना रहने के बाद वो उनके भाई हैं, तो मेरे लिए जितने भी मेरे तीनों काका हैं वो मेरे पिता समान ही हैं। जब भी मुझे मिलते हैं मैं उनको पैर पड़ के इज्जत ही देता हूँ। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैं उनके ही पैर पड़ने गया था। तो देखिए, ये जो मैंने कहा कि काका भतीजे की या पारिवारिक जंग नहीं थी, ये जंग जो थी वो विचारधाराओं की थी। वो भाजपा में है, मैं कांग्रेस ये में आप हूँ। समझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल, मतलब देखिए, हम लोग जब भी आमने सामने होता है, ऐसा कोई कड़वाहट व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं होता है। हाँ, राजनीतिक तौर पर हो सकता है, थोड़ा बहुत होता होगा। उनके मुंह से कुछ निकल जाता होगा मेरे प्रति, मेरे मुंह से कुछ निकल जाता होगा उनके प्रति, लेकिन हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए ऐसी कड़वाहट नहीं है। मुझे पूरा यकीन है कि कल को अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ूंगा, तो अगर सबसे पास मेरे काका हैं तो मेरे लिए वही खड़े होंगे। और अगर भगवान ना करे उनके साथ ऐसा कुछ हो, कि पर कभी ऐसा कुछ होता है कि उन्हें मेरी ज़रूरत पड़ती है, भगवान ना करे कभी हो, तो सबसे पहले वहाँ भाग के जाने वाला मैं ही व्यक्ति होऊंगा। ठीक बात। एक चीज़ और, लोग कहते हैं कि राज परिवारों के लोग बड़े कैलकुलेटिव होते हैं। एक धारा कांग्रेस में जाती है मध्य प्रदेश में, एक बीजेपी में जाती है। और जैसे दिग्विजय सिंह जी की बात करें, राघोगढ़, तो लक्ष्मण सिंह जी बीच में एक वक्फा बीजेपी में रहे। सिंधिया घराने की बात करें तो बुआ परिवार जो था वो जाता रहा बीजेपी के साथ, दादी जी बीजेपी के साथ, जनसंघ के साथ, और माधवराव जी ने धारा पकड़ी कांग्रेस की। तो क्या ये इसके पीछे कोई कैलकुलेशन होता है, या यहाँ भी एक विचारों का अंतर आप देखते हैं? बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा देखिए, इसका। मैं बहुत ही ईमानदारी से ही जवाब दूंगा। हम लोगों का परिवार जो था वो कांग्रेस में उस विपरीत परिस्थिति में आया जब कांग्रेस का डाउनफॉल चल रहा था। अगर कैलकुलेटेड ही अगर विचारधारा होती, या सिर्फ मुनाफा या कोई फ़ायदा ही एक विचारधारा होती, तो पूरा परिवार भाजपा में ही रहता। मैंने तो आपको बताया कि मेरे जो दादाजी थे वो जनसंघ से रहे, जब भाजपा थी ही नहीं, उससे पहले जनसंघ हुआ करता था, वो जनसंघ से रहे हैं। मेरे जो काकाश्री हैं वो भाजपा में हैं, दोनों काकाश्री मेरे भाजपा में रहे। मेरे पिताजी जब कांग्रेस में आए तब कांग्रेस का एक डाउनफॉल चल रहा था, और अभी तक आप देख रहे हैं कि सत्ता में तो भाजपा ही है। 2014 से लेके 2025 ऑलमोस्ट 11 साल हो चुका है। इस 11 साल में अगर हमको सिर्फ कैलकुलेटेड ही देखना होता या मुनाफा ही देखना होता तो भाजपा में ही होते, कांग्रेस में ही क्यों लड़ते, है ना। वो चुनाव हारे, पिछला चुनाव मैं हारा, उसके बाद भी विचारधारा तो नहीं बदली ना, नहीं तो कुछ मुनाफे के लिए लोग चले जाते हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता, हमारे परिवार के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, कि किसी ने कैलकुलेटेड मूव अपनाया होगा। कैलकुलेटेड मूव ये होता है कि देखिए, आप एक विचारधारा से हैं और दूसरी विचारधारा सत्ता में आ गई, तो आपने वहाँ पलटी मार ली, वो कह सकते हो आप कैलकुलेटेड मूव, है ना। जैसे कि राजमाता साहब सिंधिया, वो जनसंघ की संस्थापक सदस्य थी, और जनसंघ अगर आज भाजपा तक पहुंचा है तो वो राजमाता साहब के ही शायद मेहनत, उनके फाइनेंशियल एड्स की वजह से ही यहाँ तक पहुंच पाया था। लेकिन जब महाराज, बड़े महाराज जो थे, वो जब कांग्रेस में गए तो सत्ता में कांग्रेस थी, इसीलिए वो जनसंघ की विचारधारा छोड़ के सत्ता में दूसरी पार्टी थी, इसलिए उन्होंने विचारधारा बदल ली। लेकिन हमारे साथ तो उल्टा है ना, कि हम तो उस समय गए जब डाउनफॉल था, और डाउनफॉल चल ही रहा है, फिर भी हम तो वहीं हैं, हम तो कहीं गए नहीं। तो मैं उस परिवार का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हमारे परिवार ने कभी भी ऐसा कैलकुलेटेड मूव के लिए तो नहीं, मैं लगता मुझे, से अपनाया है। आपके बारे में ये भी हमने सुना है कि आप क्षेत्र में औचक निरीक्षण बहुत करते हैं, जबकि आप विपक्ष के विधायक हैं। हालांकि संवैधानिक व्यवस्था में कोई भी नागरिक सवाल उठा सकता है, आप तो जनप्रतिनिधि हैं, गुणवत्ता पर भी आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ, विद इन दी पेरीफेरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स एंड जो भी एक फ्रेमिंग है। तो सड़क की गुणवत्ता आप चेक करने पहुंच जाते हैं, आप डैम की गुणवत्ता कैसी है ये है, और आपका इंस्टा जो है अकाउंट वो भरा रहता है इस तरह की चीज़ों से। और मैंने ये भी सुना कि एक सरकारी अधिकारी जो इसी महकमे से, डैम के महकमे से, नहर विभाग, नहर विभाग से SDO थे, थे वो भी थे। वो इतने परेशान हो गए कि बोले साहब ये तो फुल ऑफ क्वेश्चंस हैं ये जनप्रतिनिधि, और मैं तो यहाँ से ट्रांसफ़र लेना चाहूँगा। तो ये करना आपको ठीक लगता है?
देखिए, मुझे पहला मैं ये बताना चाहूँगा कि संविधान से बाहर कुछ भी नहीं है। हम सभी संविधान से बंधे हुए हैं। संविधान कहता है कि जो टिमरनी का विधायक है, वो मध्य प्रदेश सरकार का विधायक है। वो कांग्रेस या भाजपा का नहीं हो सकता, पहली वेरी बात ट्रू, तो। ठीक बात। अभिजीत शाह कांग्रेस हो सकता है, लेकिन टिमरनी का विधायक जो है, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। वो सबका संविधान है। सम्मत एक और दायरे मैं में। हमेशा कहता हूँ कि कांग्रेस और भाजपा की राजनीति जो होती है, वो चुनाव तक होती है। चुनाव जीतने के बाद हमको सभी का काम करना होता है। चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो भाजपा का हो, या वो गुणवाना पार्टी का हो। हमारे लिए सब एक परिवार है। परिवार में विचारधारा नहीं मिलती है, लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। दूसरी बात, अब आपने कहा औचक औचक निरीक्षण का जो आपने मुझे कहा, तो देखिए, मैंने आपको कहा कि मेरे पिताजी का आखिरी समय मुझे विधायक बनाते हुए बीता। ये मेरी जवाबदारी है। मुझसे पहले भी कई विधायक रहे और मेरे बाद भी कई विधायक रहेंगे। ये विधायक की कुर्सी कभी किसी एक की नहीं हो सकती। जो ज़्यादा मेहनत करेगा, ये कुर्सी उसकी रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए, कोई मैं आजीवन विधायक नहीं हूँ, अगली बार रहूँ ना रहूँ इसका कोई भरोसा भी नहीं है। लेकिन जब मैं विधायक ना रहूँ, तब लोग याद करें कि सबसे अच्छा विधायक अगर टिमरनी विधानसभा के इतिहास में कोई था तो वो अभिजीत शाह था। यही मेरी मेहनत है और यही मेरा प्रयास है। जो आपने कहा, एक जो अधिकारी थे, वो करप्शन को लेकर नहीं था, बड़े ईमानदार अधिकारी थे। पर बात ये थी कि मेरी विधानसभा में किसान बहुत हैं, किसानों ने वोट मुझे दिया, इसलिए मैं विधायक हूँ। तो ये मेरी जवाबदारी है कि मैं उनको पानी दिलवाऊँ। टिमरनी विधानसभा में पहले पानी बहुत कम मिल पाया करता था, नहरों में हरदा चलाया जाया करता था। तो मेरी जवाबदारी है कि मैं मेरे विधानसभा के किसानों को पानी दिलवाऊँ। इसीलिए मैं रात में 2-2 बजे उठ के भी मैं दौरे पे जाया करता था। और 12 बजे से हमने चालू किया, 2 बजे भी हम वहाँ पर हैं, सुबह 4 बजे भी हैं। तो 4 बजे जो हमारे अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि साहब, मैं एक बात बोलूँ आपको। मिला, बोलिए। बोले, सर मेरी शादी हो चुकी है। तो मैंने उनसे कहा, तो हाँ, तो मेरी भी शादी हो चुकी है। तो बोले, सर 4 बज रहा है। बोला, देखिए, पहली जवाबदारी हमारी। वो भी आपकी तरह युवा थे। मुझसे शायद 5 साल बड़े होंगे, पर हाँ, 5 साल यंग बड़े एज थे। अंडर 40। अंडर 40 रहे होंगे शायद, हाँ। 38-40 जो भी रहे होंगे। हाँ। तो मैंने उन्हें एक ही चीज़ कहा कि देखिए, शादी मेरी भी हो चुकी है, शादी आपकी भी हो चुकी है, परिवार आपका भी है, परिवार मेरा भी है। पर आपकी और हमारी जवाबदारी जो है वो किसानों के प्रति है। आज अगर एक किसान को पानी नहीं मिल पाएगा समय, तो उसकी फसल मर जाएगी। फसल अगर मर जाएगी तो इंसान ठीक है, लेकिन किसान के साथ अगर एक फसल मर जाए तो वो 5 साल पीछे हो जाता है। एक फसल की भरपाई करने के लिए उसको 5 साल लग जाता है। तो ये हमारी जवाबदारी है कि हमें अपनी जवाबदारी निभाना है। तो उन्होंने, आमतौर पे होता ये है कि जब रवि और सब जो खरीफ का जो सीज़न होता है नहर का, उसके बाद में तबादले होते हैं। उन्होंने मिड सीज़न में ही तबादला ले लिया था, क्योंकि लगातार हम लोग दौरे कर रहे थे, लगातार हम लोग मतलब चौकीदारी कहूँगा मैं, हम कर रहे थे नहर की। और दूसरा रही बात करप्शन की, तो देखिए, मेरा प्रयास रहता है, हर जगह मैं नहीं पहुँच सकता, लेकिन हाँ, ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप मेरी विधानसभा में अगर आप भाजपा वालों से भी पूछेंगे तो वो बता देंगे। जैसे कुइकवाड़ी में एक रोड बन रही थी, मैं उसके निरीक्षण पे गया। निरीक्षण करने के बाद में क्या बोलते हैं, मैंने पाया कि वहाँ गुणवत्ताहीन सड़क बन रही थी। जब मैंने उस पर जांच के लिखा पत्र, तब मेरे पास फ़ोन आता है कि सर आप एक काम करिए, थोड़ा सा लेन देन कर लीजिए, भूल जाइए। तो मैंने उससे कहा कि भाई साहब देखो, आप गलत जगह पे बात कर रहे हो। पहले तो मैं जांच करवा रहा था, लेकिन अब मैं उस सड़क को तुड़वाऊंगा। और ये आप कुइकवाड़ी के लोगों से पूछ सकते हैं कि वो सड़क हमने पोखलैंड से वापस से खुदवा के उसको वापस बनवाया। कुछ ठेकेदार मेरी विधानसभा में ऐसे थे जिनको हमने ब्लैकलिस्ट करवाया। अभी भी करप्शन के अगेंस्ट ये जंग जारी है। तो मेरा प्रयास रहता है कि देखिए, अच्छा कार्य करिए, लोग आपको याद रखेंगे। जब आप ऊपर जाएंगे तो कितने लोग आपके अंतिम संस्कार में आए हैं, वो आपके कर्म बताएंगे। आपकी गहरी दार्शनिक सोच भी है, और ये सोच ये भी बताती है कि आपके संस्कारों की जो ताकत है काफ़ी मजबूत है। मध्य प्रदेश की तरफ मैं लौटूँ, आपकी लीडरशिप की तरफ लौटूँ, तो अभी युवा नेतृत्व है मध्य प्रदेश में। जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं। और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि कांग्रेस, शायद ये आप जैसे युवा विधायकों का भी इम्पैक्ट है, जो ये कहते हैं कि हमने संघ की शैली को अपनाकर चुनाव जीता, कि आप यानी कांग्रेस मध्य प्रदेश में काफ़ी हद तक संगठनात्मक शक्ति को बीजेपी की तरह मजबूत करके चुनाव जीतना चाहती है। क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि रास्ता वही है। अगर आप सफलता तक जाना चाहते हैं तो आपको अपना बूथ, मंडल, सेक्टर, ये सब बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। तो कैसे देखते हैं आप जीतू पटवारी जी को, उमंग सिंगार जी को? विधानसभा में हमने देखा कि अब बड़ी हैपनिंग्स होती हैं, अंदर कम बाहर ज़्यादा। देखिए, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं जीतू भैया, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह कहीं होते हैं, दोपहर में कहीं होते हैं, शाम को कहीं होते हैं, रात में 2-2 बजे वो क्या बोलते हैं दौरा करके आते हैं, और सुबह फिर 9 बजे से कार्यकर्ताओं से मिलने बैठ जाते हैं।
आप सोचिए 2 बजे आदमी व्यक्ति घर आ रहा है और सुबह 9 बजे से वापस से उन लोगों से मिलने लग जाता है और फिर दौरे पे निकल जाते हैं। ये उनका डेली रूटीन है, मतलब ऐसा नहीं कि वो कभी कभी करते हो, ऐसा डेली रूटीन है उनका। तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो वैसी ही मेहनत कर रहे हैं जैसे आप देखेंगे कि एक ज़माना था, एक समय था जब राजस्थान से कांग्रेस बाहर हो गई थी और किसी को यकीन नहीं था कि वो लौट के आएगी। लेकिन सचिन पायलट जी जो युवा थे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने लाठी भी खाई, उन्होंने डंडे भी खाए, उनके सर से खून भी निकला था, पर उन्होंने मेहनत की, संघर्ष किया, अपने कुर्ते फटवाए, पसीना बहाया और राजस्थान में ये इतिहास है कि वहाँ सरकार लौट के आई थी। मैं आपको आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से कह के जा रहा हूँ कि अगली सरकार जो आएगी वो अब कांग्रेस की आएगी, आप वो देखिएगा। तो जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं है। आपका दावा है कि आप सरकार मध्य प्रदेश में बनाएंगे, ये आप कॉन्फिडेंट हैं? मेहनत उसकी वजह आप ये देख रहे हैं कि आपकी पार्टी के लीडर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ता जो होता है, मैं कुछ कहना चाहूँगा, इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको मैं। कार्यकर्ता जो होता है वो चाहे कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, वो रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पार्टी का। बिना कार्यकर्ता के कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। अगर अभिजीत शाह आज एक विधायक है तो उसके पीछे मेरे हज़ारों कार्यकर्ताओं का खून पसीना है, मेहनत है, तब जाके मैं जीता हूँ। क्योंकि हर पोलिंग बूथ पे तो मैं मेहनत नहीं कर सकता, मैं मेरा पोलिंग बूथ देख सकता हूँ, लेकिन हर पोलिंग बूथ, जितने भी पोलिंग बूथ होते हैं, वो जिताने वाला आपका कार्यकर्ता होता है, वही लड़ता है, वही मेहनत करता है। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जीतू भैया की जो मेहनत है वो कार्यकर्ता में एक जोश पैदा कर रही है और एक विश्वास दिला रही है कि तुम्हें अगर कुछ होता है तो तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हुआ हूँ। और कार्यकर्ता को क्या चाहिए? आज कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो, वो दुनिया से, अपने परिवार से लड़ने को तैयार हो जाता है। सिर्फ उसको ये विश्वास होना चाहिए कि मेरा नेता मेरे साथ खड़ा हुआ है, अगर कल कुछ को मुझे होता है तो वो मेरे लिए खड़ा रहेगा। और जीतू पटवारी जी जो हैं वो ये विश्वास दिला रहे हैं कार्यकर्ताओं में। एक मैसेज, मैं नहीं जानता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन कांग्रेस का ये मैसेज उसको बहुत पॉलिटिकली नुकसान पहुंचाता है, परसेप्शन वाइज नुकसान पहुंचाता है कि इनफाइट है वहाँ। पहली इनफाइट की बात करूँ तो यही एक एलिज्ड चीज़ सामने आती है कि जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी के बीच में ही कॉन्फ्लिक्ट है। फिर कई स्टेटमेंट्स आते हैं, आपके रीसेंट पास्ट की मैं बात करूं, कमलेश्वर पटेल साहब हैं, प्रभारी जी को लेकर बात की, सेवा दल के जो आपके चीफ हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने अभी बात की कि साहब मुझे समय मिलना चाहिए, हमें उम्मीद है कि समय मिलेगा। इसके पहले जीतू पटवारी जी भी एक मोटिवेशनल अपने मंत्रा में ये कह देते हैं, हो सकता है उन्होंने बहुत क्लीन हार्टेड होकर ये कहा हो, लेकिन राजनीति में तो हर बात के मायने हैं। आप जो यहाँ कह रहे हैं उसके मायने निकाले जाएंगे कि वो कहते हैं कि मैं जब अध्यक्ष बना तो कुछ लोग पार्टी में खुश नहीं हुए। इनकी ज़रूरत नहीं है कांग्रेस को, ऐसा कांग्रेस के शुभचिंतक कहते हैं। फिर ये क्यों है? नहीं, देखिए, आपने कहा उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी जी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों जय वीरू की जोड़ी है। एक इंटरव्यू भी मैंने देखा था और हमेशा व्यक्तिगत भी कहते रहते हैं कि देखो, हम लोग जय वीरू हैं, हम दोनों मिलके ही पार्टी को इस सत्ता में वापस लेके आएंगे। दोनों अपनी अपनी जगह मेहनत कर रहे हैं। जीतू भैया संगठन में मेहनत कर रहे हैं, उमंग सिंगार जी हम विधायकों के साथ में जो विधानसभा के अंदर हम बैठते हैं उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो दोनों की ही ज़रूरत है। आज आदमी एक हाथ के साथ में, मेरा शरीर एक हाथ के साथ में मैं जंग नहीं लड़ सकता। मुझे मेरे अगर जंग लड़ने जाना है तो मुझे मेरे दोनों हाथों की ज़रूरत पड़ेगी। तो कांग्रेस जो है उनको दोनों की ही ज़रूरत है। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इस रोमांटिसिज्म से बाहर आना चाहिए? आपने छत्तीसगढ़ में भी यही कहा था पिछले इलेक्शन में 2018 में कि टी.एस. सिंहदेव और भूपेश बघेल जी जय और वीरू की जोड़ी है। दोनों साथ दिल्ली जाते थे, दिल्ली में सोनिया जी, राहुल जी इनके साथ बैठते थे। जब लौटे 2018 में सरकार का मैंडेट बहुत बढ़िया मिला तो ये बात थी, ऐसा सामने आने लगा 2.5 साल भूपेश जी रहेंगे, 2.5 साल टी.एस. सिंहदेव रहेंगे। हमने आपके राजस्थान में भी यही देखा कि सचिन पायलट और गहलोत साहब, अशोक गहलोत साहब, अभी शिव कुमार जी और सिद्धारमैया जी। मतलब कहानी आपकी वही पुरानी है, शुरू होती है एक बुलेट पे बैठे हुए साथ में चलते हुए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती है दोस्ती तोड़ना क्या, एक दूसरे का मुंह देखना बंद कर देते हैं। देखिए, शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि सीएम कौन बनेगा। वो कैसे तय करता है? वो विधायकों की राय लेकर तय करता है। विधायकों की राय सबसे ज़्यादा जिसके पक्ष में होती है, आमतौर पे उसी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो आपकी बात अगर मैं मानूं कि कहीं कुछ मत भिन्नता है, तो क्या आप मानते हैं कि इससे आपके यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट जस्टिफाइड हो जाएगा?
नहीं, देखिए कॉन्फ्लिक्ट कहीं भी कहीं किसी भी उसका जस्टिफाई नहीं होता है, लेकिन जब एक परिवार है उसमें कुछ बर्तन मतलब खनकते ही हैं, और ये हर जगह का है। मतलब मेरा कहने का मतलब है, सेम कहानी भाजपा में भी है, सेम कहानी कांग्रेस में भी हो सकती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम सत्ता में नहीं आ पाएंगे। सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं उसका कारण है कि हमें संगठन में और मेहनत करने की नहीं, जरूरत आपकी है। बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। इससे बिल्कुल मैं इनकार नहीं करूँगा कि बीजेपी में मत भिन्नता टॉप लीडर्स में या मिडिल लेवल में या लोअर लेवल में नहीं होगी। ये राजनीति या मनुष्यों का स्वभाव है। हम एक दूसरे के विचारों से असहमत हैं, वो मैनेज कर लेते हैं, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट को सामने नहीं आने। और कई बार अगर माना भी हमने कि जैसे हम देखते हैं कि सो कॉल्ड अगर वो बढ़ भी गया तो उनके यहाँ मैनेजर्स हैं जो तुरंत एक्टिव होते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, बिठाते हैं, भैया शांत हो जाओ, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। आपके यहाँ क्या खुलापन ज़्यादा है जो आपके यहाँ चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं एकदम? देखिए, व्यक्तिगत आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये आपको यही बताना चाहूँगा, एज अ विधायक मैंने अब तक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जीतू भैया के बीच में या उमंग सिंगार जी के बीच में नहीं देखा। क्या होता है, हम तो विधायक हैं, 62-63 तो विधायक, 63 तो विधायक, 64 विधायक हैं हम लोग सब। कहीं ना कहीं इनर कोर में क्या हो रहा है मालूम चल ही जाता है। अब मान लीजिए मैं जीतू भैया के पास गया, वो बोल देंगे नहीं उसके पास मत जाओ, या मैं उनके पास गया, वो बोलेंगे इनके पास मत जाओ। ऐसा नहीं होता। कुछ भी काम होता है तो जीतू पटवारी जी यही कहते हैं हमारे अध्यक्ष जी कि एक बार आप उमंग सिंगार जी से भी बात कर लीजिए। उमंग भैया के पास जाते हैं तो अपनी राय रखने का बोलते हैं, एक बार आप जीतू पटवारी जी से भी आप बात कर लीजिए, है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है जिस तरीके से जो प्रेजेंट किया जा रहा है कि बहुत बड़ा टकराव है, ऐसा कोई टकराव है नहीं। छोटे मोटे अगर रहे भी होंगे जो हमको नहीं पता, हो सकता है मीडिया को ज़्यादा पता हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा टकराव हर जगह होते हैं। और बात रही मैनेज करने की, तो जब सत्ता में होते हैं तो मैनेज करना आसान हो जाता है। किसी को आप मंडल दे देते हैं, किसी को आप राज्य मंत्री का दर्जा दे देते हैं, किसी को आप कैबिनेट मिनिस्ट्री दे देते हैं। जब हम सत्ता में आएंगे तब आप देखेंगे कि आप यही बात करेंगे कि ये देखिए भाजपा जो है वो मैनेज नहीं कर पा रही, कांग्रेस मैनेज कर लेती है। तो ये सब सत्ता का खेल है। चलिए, ये वक्त बताएगा। आखिरी सवाल कर रहा हूँ, अभी आपकी जो शैली है वो एक युवा विधायक की है। हमारा एक कार्यक्रम है अफसरनामा, जिसमें हम अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से बात करते हैं, और बीते करीब करीब 12-13 सालों में हमने 350 से ज़्यादा ऑफिसर्स से बात की है। और जो युवा कलेक्टर्स हैं वो आए तो उन्होंने बताया बहुत सारे नवाचार वो करते हैं, लेकिन बाद में जोश ठंडा भी होने लगता है। अभी आपको लग रहा है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये सब आपको मदद करेगा, बेनिफिट आपको पहुंचाएगा? क्योंकि राजनीति के खुरपेच तिकड़मे वो सब सीखना भी बहुत ज़रूरी है कि कैसे सेट किया जाए। बीजेपी में भी किस तरह से लीडर्स को खुश रखा जाए टिमरनी में, और कांग्रेस के लोगों को भी कैसे खुश रखा जाए। तो अभिजीत शाह राजनीतिक परिवार से हैं, समझते ही होंगे ये सारी चीज़ें, इसको भी बखूबी समझते हैं आप? देखिए, मैंने जो कहा, मेरा जो फर्स्ट डे से जो स्टेटमेंट था कि कांग्रेस भाजपा की राजनीति जो होती है वो चुनाव तक होती है, चुनाव जीतने के बाद में पूरे विधानसभा जो है वो मेरा परिवार है। और रही बात लीडर्स की, आप बात कर रहे हो, मतलब बीजेपी के बड़े नेता हों या किसी पार्टी के नेता हों, मैं विश्वास करता हूँ कि किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो चाहे वो भाजपा का हो, कार्यकर्ता रीढ़ की हड्डी होता है। और किसी भी पार्टी की विचारधारा मेरी विचारधारा का ना भी हो, पर अगर वो उसका कुछ मैं काम कर सकता हूँ, उसकी मदद मैं कर सकता हूँ, तो मैं करने का पूरा प्रयास करता हूँ। लीडर्स को सेट करने का मैं प्रयास करता नहीं हूँ, क्योंकि देखिए लीडर्स होते हैं, वो इधर से भी आ जाएंगे, वहाँ से भी आ जाएंगे, और करना आखिर में वही वो करते हैं। पर एज अ ह्यूमन किसी की मदद कर सकते हैं तो मैं उसकी मदद करने का प्रयास ज़रूर करता हूँ। सेट करने का प्रयास नहीं करता, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के, इंसान होने के खातिर अगर उसको मेरी ज़रूरत है तो मैं उसके लिए ज़रूर खड़ा होता हूँ। जब मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए लेटर लेने कोई आता है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री सहायता कोष एक लेटर विधायक का भी लगता है उसके अंदर, तो मैं ये कभी नहीं पूछता कि भैया आप किस पार्टी से हो या आपने कहाँ वोट दिया। आपके परिवार में किसी सदस्य को ज़रूरत है और मैं अगर कुछ मेरे पत्र लिख जाने से अगर आपकी मदद हो सकती है तो मैं बिल्कुल लिखूँगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छा कार्य करिए, ये मत देखिए कि तिगड़म क्या हो रही है। अच्छा कार्य करेंगे, लोग आपको वोट देंगे। कॉन्फिडेंट हैं आप, जैसा आप दावा कर रहे हैं कि अगली बार आप सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो आप भी बढ़िया से जीतने की स्थिति में होंगे अगले चुनाव में? देखिए, मेहनत तो पूरी जारी है। एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपना परिवार छोड़ के क्या बोलते हैं रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक क्षेत्र में घूम सकता है, वो मैं कर रहा हूँ। एक आदमी क्या कर सकता है कि आपकी विधायक निधि खत्म हो गई हो, उसके बाद भी कोई आपके द्वार पे आए तो खाली हाथ ना जाए, ये आप मेक श्योर करिए, वो मैं चीज़ कर रहा हूँ। मैं मेरी जो सैलरी है, क्योंकि देखिए मैं विधायक
हूँ, इसलिए मुझे मध्य प्रदेश सरकार तनख्वाह देती है। तो मेरी तनख्वाह पे पहला अधिकार जनता का ही है। अभी एक जगह मैं गया था, भाजपा की सरपंच है वहाँ पर, विधायक निधि खत्म हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब बहुत ज़्यादा कीचड़ है, यहाँ बिजली के लिए पैसा नहीं मिल रहा है। मैंने ठीक है, आप एक काम करो, फ़ोन पे दिखाओ, आप यूज़ करते हो? बोला हाँ करता हूँ। मैं उनको फ़ोन पे करके आया कि मैं ठीक है, आप डालो बिजली को। तो आप अच्छा काम करिए, आप अपनी लकीर लंबा करने का प्रयास करिए, दूसरे की लकीर छोटी करने का प्रयास नहीं करता मैं कभी। तो मैं मेरी मेहनत कर रहा हूँ और आखिरी में होगा वही जो टिमरनी क्षेत्र की जनता चाहेगी। बहुत खूबसूरत बात आपने कही। और अभिजीत शाह से बात करते हुए, टिमरनी से जो पहली बार के विधायक हैं, ये मन कहता है कि राजनीति में कई बार ऐसे युवाओं का आना बड़ा ज़रूरी है। आप भूल जाइए कौन सी पार्टी है, बीजेपी में भी ऐसे बहुत युवा विधायक आपको मिलेंगे जो साफ चेहरे के साथ हैं, कांग्रेस में भी मिलेंगे, एक बैठे ही हैं हमारे सामने, जिनके मन में ये भाव नहीं है कि मैं किस पार्टी से जीता हूं। जीत गए, वो कहते हैं खत्म, अब कॉन्फ्लिक्ट इज ओवर, अब मैं जनप्रतिनिधि हूं एंड जनप्रतिनिधि कॉन्स्टिट्यूशन की पेरिफेरी में हूं और मैं पूरे मध्य प्रदेश में एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूं। भूल जाइए आप कि मैं कांग्रेस में हूं। और अच्छी बात यह भी है कि वो खुले हैं, वो विचारधारा को पकड़कर हमले करने में विश्वास नहीं करते। वो ये मानते हैं कि आप अपने क्षेत्र की जनता का विश्वास हासिल करिए और इसके लिए वो कई बार 90% सैलरी भी अपनी कर देते। कितनी सैलरी? 60 के करीब है विधायक की नहीं सैलरी। नहीं, देखिए वैसे सैलरी देखा जाए तो 32,000 ही होती है। हाँ, लेकिन मैं तो सैलरी की बात कर रहा हूँ, वो भत्ते मिला के 1,10,000 रुपए के आसपास मिलती है। सबसे कम मध्य प्रदेश में ही है विधायक तनख्वाह। पर ठीक है, जितनी भी है 1/10 का 80-90% मैं डोनेट करता हूँ। डोनेट कर देते हैं और कई बार इससे ऊपर भी हो तो ओवरड्राफ्ट भी कर लेते हैं अपने ऊपर। ठीक है, मतलब देखिए मैं राजनीति में पैसों के लिए नहीं हूँ। अगर मुझे पैसा ही कमाना होता तो मैं राजनीति क्यों करता, मैं कुछ और करता। मतलब मैं इस परिवार से आता हूँ, हमारे पास पुराने जो हमारी पैतृक ज़मीनें हैं वो भी है, मैंने बताया गार्डन भी है, फैक्ट्री भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं उस पर ध्यान देता। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब राजनीति में आप आते हैं तो ये एक फुल टाइम जॉब है आपके लिए। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना होता कि समय कितना हो रहा है। मैंने बताया मैं रात में 3-4 बजे भी अगर मैं दौरा करके लौट के आ रहा हूँ नहर का और सुबह 7 बजे कोई आ जाता है तो मुझे वो आँख मलते हुए जाना ही पड़ता है। मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई बेड पर नहा के आ रहा हूँ, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आपसे बात करके ये भी हमने समझा कि कोई कर्कश आवाज़ नहीं है बीजेपी के खिलाफ। इसका ये अर्थ नहीं है कि आपकी कोई अंडरहैंड डीलिंग है बीजेपी के साथ। मेरी कोई कर्कश आवाज़ बीजेपी के प्रति भी नहीं है, गोंडवाना के प्रति भी नहीं है, बहुजन पार्टी के प्रति भी नहीं है। मेरा मानना ये कि ये सभी जो लोग हैं तो अल्टीमेटली मेरी विधानसभा के ही लोग ना। विधानसभा जब हम बोलते हैं कि हमारा परिवार है तो उसको मानना भी चाहिए। हाँ ठीक है, इनमें से बहुत सारे लोग वापस से हथियार उठाएंगे मेरे खिलाफ जब हम चुनाव में जाएंगे, तो वो ठीक है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ये एक लड़ाई है। ये बात पता नहीं हम क्यों नहीं समझ पाते, जबकि सनातन का गहरा अनुयायी ये राष्ट्र जो गीता को अपनी कर्म पुस्तक मानता है, अपनी धर्म पुस्तक मानता है, वो यही सिखाती है। सारे कॉन्फ्लिक्ट कृष्ण कहते हैं कि महाभारत के समय तक हैं, सब अच्छे हैं, उधर भी इधर भी। हम एक धर्म युद्ध लड़ रहे हैं और इस युद्ध में एक जीतेगा एक हारेगा, लेकिन हैं सब अच्छे। बहुत अच्छा लगा अभिजीत, बहुत शुभकामनाएं। तो अगली बार एक और दिलचस्प किरदार को लेकर आपसे मिलेंगे। पॉडकास्ट में शरद के साथ इतना ही।